हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू। आज की वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य के महान शासक समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक जो है वो 11th 12th बीए एमए में एंशियंट हिस्ट्री के अंदर कवर होता है। एंड जनरली एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त कौन था, उसके एम्पायर के बारे में बताओ, या उसकी भारत विजय के बारे में बताओ, अचीवमेंट्स के बारे में बताओ, उसकी उपलब्धियों के बारे में बताओ, अपनी विभिन्न विजयों के लिए उसने वार्स में किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया एंड ऑल दैट थिंग्स। ये सब चीज़ें एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। तो इस वीडियो को हम एज ए क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे जिसमें हम ये सभी चीज़ें कवर करेंगे। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में किसी भी आंसर को शुरू करने से पहले हम उसको इंट्रोड्यूस करते हैं, तो इंट्रोडक्शन लिखेंगे और लास्ट में हम कंक्लूड करते हैं तो हम कंक्लूजन लिखेंगे। फिर क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार हम लिखते हैं, जैसे सबसे पहले इंट्रोडक्शन समुद्रगुप्त के बारे में, फिर सक्सेशन लिखेंगे कि समुद्रगुप्त से पहले कौन से शासक हुए, किससे उन्होंने गद्दी प्राप्त की, ये सब चीज़ें। फिर उनके एम्पायर के एक्सटेंशन के बारे में लिखेंगे कि उनका एम्पायर जो है वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था। इसे हम मैप के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग इजीली याद भी रख सको। फिर हम उनके कैंपेन्स को देखेंगे, उनके कंकेस्ट को देखेंगे, उनके वार्स को देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में उन्होंने किस तरह के कैंपेन को फॉलो किया, साउथ इंडिया में किस तरह से उन्होंने वॉर्स लड़ी, फिर फ्रंटियर्स एंड ट्राइबल्स के खिलाफ उन्होंने किस तरह से किया, फॉरेन कंट्रीज़ के साथ, फॉरेन एम्पायर्स के साथ, फॉरेन स्टेट्स के साथ उनके किस तरह के रिलेशन थे, ये सब चीज़ें देखेंगे। फिर स्ट्रेटजी किस तरह की फॉलो करी थी उन्होंने अपनी वॉर्स में, अपनी कंकेस्ट में, उन सबको देखेंगे। एंड एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन वी विल कंक्लूड इट। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको गुप्त साम्राज्य से रिलेटेड, समुद्रगुप्त से रिलेटेड एक ब्रीफ हिस्ट्री बताऊंगी 1 मिनट के लिए, ताकि आप लोग इसे इजीली कनेक्ट कर सके एंड एज ए स्टोरी इसे याद रख सके, रिकॉल कर सके, इजीली याद रख सकें। तो शुरू करते हैं। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद, मतलब जब मौर्य साम्राज्य का एंड हो गया था, उसका डिक्लाइन हो गया था, तब भारत कई टुकड़ों में बंट गया। नए नए राज्य जो थे वे अपनी हुकूमत कायम करने लगे थे। छोटे छोटे राज्य उभरे, मतलब कोई एक ऐसी बड़ी शक्ति या बड़ी पावर नहीं बची थी जो भारत को एज ए होल, एज ए यूनिटी या एज ए यूनिफाइड स्टेट रिप्रेजेंट कर सके। इसी दौरान 3 तरह के राज्यों का उदय हुआ था। दक्षिण में वाकाटक, मध्य में नागवंश और पूर्व में गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ मगध के सिंहासन पर, और राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया। इसी दौरान भारत में फिर से राजनीतिक एकता लाने का काम, भारत को मजबूत अखंड बनाने का काम गुप्त साम्राज्य ने किया। गुप्त साम्राज्य को श्रीगुप्त ने स्थापित किया और बैक टू बैक कई शक्तिशाली कूटनीतिक राजा दिए, जैसे रामगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं। ये सब महान शासक इसी साम्राज्य ने दिए। आज इस वीडियो में हम समुद्रगुप्त, उसके एम्पायर, सक्सेशन, स्ट्रेटजीज, उपलब्धि, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर वीडियो। समुद्रगुप्त जो 335 एडी या 40 एडी से 375 या 380 एडी तक जिन्होंने भारत में राजगद्दी को संभाला था, द सन ऑफ चंद्रगुप्त वन एंड कुमारदेवी, वो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी के पुत्र थे, वॉज द ग्रेटेस्ट मिलिट्री जीनियस दैट द गुप्ता डायनेस्टी हैड एवर प्रोड्यूस, और वे सैनिक शक्ति में भी बहुत महान थे। In fact, he was one of the most celebrated and accomplished among the emperors of ancient India. बल्कि वे एंशियंट इंडिया में सबसे सराहनीय शासकों में से एक थे। द इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन, इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो कई एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है कि इनके द्वारा कंपोज किया गया था, हरिसेन के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि हरिसेन कवि जो थे वो किसके दरबार में सुशोभित होते थे, वे समुद्रगुप्त के दरबार में ही थे। तो द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन एंड द कॉइन्स इशूड बाय द किंग हिमसेल्फ शेड लाइट ऑन द इवेंटफुल लाइफ एंड कैरियर ऑफ दिस रिनाउंड गुप्ता मोनार्क। तो गुप्त साम्राज्य की इतनी उपलब्धियां रही है, इतने महान शासक रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक उनका एम्पायर रहा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें किससे पता चलता है? हमें इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन से पता चलता है, इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से पता चलता है, जो समुद्रगुप्त के कवि हरिसेन ने लिखी थी।
और हमें उन सिक्कों से भी पता चलता है जो खुद राजा ने जारी किए थे। अपनी बहुत सारी विजयों पर भी राजा सिक्के जारी करते रहते थे सोने चांदी के, तो उनसे भी हमें पता चलता है। ही वॉज नॉट ओनली ए कनकरर बट ऑल्सो मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी। वो सिर्फ एक विजयी नहीं थे कि सिर्फ वॉर्स में ही जीतना उन्हें आता था, बल्कि वे एक मल्टी टैलेंटेड पर्सन थे। हैविंग ग्रेट इंटरेस्ट इन लिटरेचर एंड म्यूजिक। उनका म्यूजिक में, लिटरेचर में काफ़ी इंटरेस्ट था। द राइज प्रोस्पेरिटी आर एट्रीब्यूटेड टू हिम the rise and expansion of the Gupta Empire and the beginning of its prosperity are attributed to him। जिस तरह से गुप्ता एम्पायर का उदय होता है, उसकी प्रोस्पेरिटी होती है, और समुद्रगुप्त के समय तक आते आते समुद्रगुप्त अपनी ताकत के बल पर, अपनी सूझबूझ के बल पर, अपनी कूटनीति के बल पर, अपनी सैनिक शक्ति, राजनीतिक स्थिरता के बल पर किस तरह से उस साम्राज्य को इतने विशाल क्षेत्र में फैला देता है। हिज मिलिट्री एबिलिटी, his successful conquest and the intelligent policies and strategies he pursued। उसकी मिलिट्री विजय के बारे में, जो स्ट्रेटजी उसने फॉलो करी, इन सब के बारे में हम देखते हैं। He adorned himself with the title महाराजा धीराज which means the king of kings। समुद्रगुप्त ने अपने आप को महाराजा धीराज की उपाधि से सुशोभित भी किया था, जिसका मतलब होता है राजाओं का भी राजा, मतलब द किंग ऑफ किंग्स, महाराजा धीराज। सक्सेशन। अब हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त से पहले कौन से शासक थे, किससे उन्होंने गद्दी प्राप्त की थी, किस रूल के तहत की थी, हेरिडेटरी रूल था, किस तरह से क्या हुआ। समुद्रगुप्त सक्सेडेड हिज फादर चंद्रगुप्त वन। समुद्रगुप्त ने अपने पिता चंद्रगुप्त प्रथम से ये गद्दी मिली थी, प्रोबेबली इन 335 AD, शायद 335 AD में। बिकॉज एक पर्टिकुलर डेट के लिए हिस्टोरियंस में हमेशा कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए एक रफ आइडिया ही लगाया जाता है। बट देयर इज ए कॉन्ट्रोवर्सी अमंग द स्कॉलर्स रिगार्डिंग हिज सक्सेशन टू द थ्रोन। जैसा कि मैंने कहा, कॉन्ट्रोवर्सी रहती है स्कॉलर्स में, हिस्टोरियंस में। अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद प्रशस्ति, चंद्रगुप्त वन नॉमिनेटेड समुद्रगुप्त। इलाहाबाद प्रशस्ति जो थी, जो उनके कोर्ट पोइट हरिसेन ने लिखी थी, जो समुद्रगुप्त के कोर्ट पोइट थे, राज्य कवि थे, उन्होंने लिखी थी, उससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त वन से ही समुद्रगुप्त को गद्दी मिली थी। Who was probably not his eldest offspring, जो शायद उनके सबसे बड़े पुत्र नहीं थे, but his best fitted son to succeed him, लेकिन सबसे योग्य वही थे। चंद्रगुप्त वन के कई पुत्र थे, लेकिन इस बात का कोई दावा नहीं किया जाता है कि समुद्रगुप्त उनके सबसे बड़े थे, सबसे बड़े पुत्र थे इसलिए उन्हें गद्दी मिली। नहीं, वो सबसे योग्य थे, इसीलिए उन्हें वो गद्दी मिली थी। फॉर द थ्रोन इन दिस केस द प्रिंसिपल ऑफ प्रीमोजेनिचर वॉज नॉट फॉलोड। इस केस में ये जो हम एक रूल फॉलो करते हैं कि पिता से जो गद्दी जाएगी, पिता से जो राज्य जाएगा, जो संपत्ति जाएगी, उस सबसे पहले उस पर जो है अधिकार सबसे पहले सबसे बड़े पुत्र का होगा, सबसे बड़े ऑफ स्प्रिंग का होगा। तो इस रूल को प्रीमोजेनिचर कहते हैं, जिसको यहाँ पर फॉलो नहीं किया गया है। और इसी बात की वजह से उनके भाइयों का आपस में और समुद्रगुप्त के साथ काफ़ी विद्रोह भी हुआ था कि ये बड़ा नहीं है, फिर भी इसको राजगद्दी दे दी गई थी, तो उनका विद्रोह करना लाजमी था। लेकिन समुद्रगुप्त ने उन सभी विद्रोह को अपनी ताकत से, अपनी सूझबूझ से दबा दिया था। समुद्रगुप्ता's मिलिट्री कन्केस्ट। इमीडिएटली आफ्टर हिज सक्सेशन, ये एक्सेशन की बजाय सक्सेशन आएगा, सक्सेशन टू द थ्रोन, समुद्रगुप्ता डिसाइडेड टू एक्सटेंड द बाउंड्रीज ऑफ द गुप्ता एम्पायर। जैसे ही वो गद्दी पर बैठता है, वैसे ही वो फैसला ले लेता है कि मुझे अपने एम्पायर की, मुझे अपने साम्राज्य की बाउंड्रीज़ का विस्तार करना है, उन्हें एक्सटेंड करना है, उन्हें बुलंदियों तक पहुंचाना है। टू कन्कर एंड एनेक्स द मल्टीपल किंगडम्स। इस दौरान वो बहुत सारे मल्टीपल किंगडम्स को, मल्टीपल रिपब्लिक्स को, जो उसके राज्य क्षेत्र से बाहर थे, उन सबको जीतता है, उन सबको विजित करता है। द सक्सेस ऑफ हिज मिलिट्री कन्केस्ट प्रॉम्प्टेड द रिनाउंड ब्रिटिश हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ टू डब हिम फर्स्ट एज द इंडियन नेपोलियन। और जिस तरह से वो ऊंचाइयों पर बढ़ता जाता है, जिस तरह से समुद्रगुप्त अपने एक के बाद एक राज्यों को जीत कर अपने राज्य का विस्तार काफ़ी बड़े क्षेत्र तक कर लेता है, तो एक बड़े ही फेमस हिस्टोरियन हुए हैं, ब्रिटिश हिस्टोरियन हुए हैं विंसेंट स्मिथ, जो समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन की संज्ञा देते हैं कि भारत का नेपोलियन अगर कोई है तो वो समुद्रगुप्त है। द डिटेल्स ऑफ हिज मिलिट्री कन्केस्ट आर गिवन बिलो। अब हम उसकी मिलिट्री कन्केस्ट को देखेंगे कि किस तरह से उसने बहुत सारे राज्यों को जीता और किस लिए उसे नेपोलियन भी कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया, क्योंकि नेपोलियन ने भी काफ़ी बड़े राज्य क्षेत्र को
पर अपना साम्राज्य स्थापित किया था, ठीक उसी तरह समुद्रगुप्त ने भी काफ़ी बड़े क्षेत्र पर, काफ़ी बड़े एरिया पर अपने एम्पायर को स्टैब्लिश किया। हाँ, उससे पहले हम देखते हैं कि उसका एम्पायर, समुद्रगुप्त का एम्पायर जो है वो कहाँ तक था। एक मिनट, तो ये जो डार्क ब्लू कलर का एरिया आप देख रहे हैं, ये कनकेस्ट ऑफ चंद्रगुप्त वन। ये डार्क ब्लू कलर का एरिया जो है, तो समुद्रगुप्त ने जब अपने फादर से गद्दी प्राप्त की थी तो उन्हें सिर्फ इतना राज्य मिला था जितना ये डार्क ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है। उसके अलावा ये जो स्काई ब्लू कलर जैसा है, इसे समुद्रगुप्त ने खुद फैलाया था। ये जो एरिया आप देख रहे हैं, इसे समुद्रगुप्त ने खुद फैलाया था। ये नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ तक वो अपने राज्य का विस्तार कर चुका था। अपनी उपलब्धियों को उसने इतना बढ़ा लिया था कि इतने बड़े एम्पायर को उसने एस्टेब्लिश किया। और समुद्रगुप्त के बाद जो शासक बने थे, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें विक्रमादित्य भी कहते हैं, उन्होंने ये जो क्षेत्र है इसको विजित किया था, ये वाला। तो आप देख सकते हैं कि गुप्त साम्राज्य में सबसे ज़्यादा अगर किसी ने एक्सटेंशन किया है तो वो समुद्रगुप्त ने किया है। यस, अब हम उनकी मिलिट्री कंकेस्ट को देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने नॉर्थ में कंकेस्ट किए, साउथ में किए, ट्राइबल्स को कैसे जीता और फॉरेन एम्पायर्स के साथ उनके किस तरह से रिलेशन थे। कैंपेन्स इन द आर्यवर्त और नॉर्थ इंडिया को ही आर्यवर्त कहते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में उन्होंने किस तरह से कैंपेन किया। समुद्रगुप्त इज फेमस फॉर हिज न्यूमरस मिलिट्री कैंपेन। समुद्रगुप्त अपने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन्स के लिए प्रसिद्ध है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया, खास तौर पर उत्तर और दक्षिण भारत में। एंड दीज कंक्वेस्ट आर नोन फ्रॉम ए लेंथी यूलॉजी प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोइट हरिसेन। और इन सब के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है, पहले भी हमने देखा कि हमें उसकी विजय के बारे में, उसके शासनकाल के बारे में, उसके राज्य के बारे में, उसके एम्पायर, उसके एक्सटेंशन के बारे में हमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी अगर कहीं से मिलती है तो वो इलाहाबाद प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, जो उसके कोर्ट पोइट हरिसेन द्वारा कंपोज की गई है। एंड एनग्रेव्ड ऑन एन अशोकन पिलर एट इलाहाबाद, जो अशोक स्तंभ पर एनग्रेव्ड की गई है। ट्वाइस ही लेड हिज एक्सपेडिशंस इन द नॉर्थ। उसने नॉर्थ इंडिया को 2 बार में करके जीता था, 2 बार उसने एक्सपेडिशन किए थे यहाँ। इन द फर्स्ट समुद्रगुप्त वैंक्विश्ड 3 किंग्स। पहले एक्सपेडिशन के दौरान उसने 3 राज्यों को एक साथ हराया। एंड इन द सेकेंड ही डिफीटेड 9 किंग्स ऑल टुगेदर। और दूसरी बारी में उसने 9 को हराया, तो टोटल 12 किंग्स को उसने हराया था नॉर्थ इंडिया में। ही सीम्स टू हैव एडवांस्ड एज फार एज द Chambal, and all the kings of this region were killed and their territories were incorporated into the Gupta Empire। धीरे धीरे वो सभी राज्यों को ख़त्म करता गया, राजाओं को अपने अधीन करता गया और अपने एम्पायर का विस्तार करता गया, जिसमें से हमें कुछ एग्जाम्पल्स ये नीचे दिखाई दे रहे हैं, जैसे रुद्रदेव ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के रुद्रदेव, कोटा किंग ऑफ बुलंदशहर, नागदत्ता ऑफ वेस्ट बंगाल, नागसेना ऑफ मध्य प्रदेश, गणपति नागा ऑफ मथुरा विदिशा रीजन। तो इस तरह से ये सिर्फ कुछ ही नाम है, क्योंकि हम 12 के 12 नाम को याद नहीं रख सकते हैं, तो हमें लेकिन कुछ नाम तो हमें मेंशन करने पड़ेंगे जिससे हमारा आंसर एक अच्छा आंसर लगे। कैंपेन्स इन द दक्षिणापथ और साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में उसने किस तरह से कैंपेन किया। आफ्टर कंप्लीटेड हिज फर्स्ट नॉर्थ इंडियन एक्सपेडिशन, मैंने बताया आपको कि नॉर्थ इंडिया को उसने 2 बारी में करके जीता था। शुरुआत में उसने 3 किंग्स को हराया था एक साथ, फिर उसके बाद वो साउथ इंडिया में आ गया था और साउथ इंडिया से कैंपेन कंप्लीट करके फिर वो दोबारा नॉर्थ इंडिया में गया था और 9 किंग्स को उसने हराया था। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज फर्स्ट नॉर्थ इंडियन एक्सपेडिशन, अपने पहले पार्ट को 3 राजाओं को हराकर वो नॉर्थ इंडिया को जीत कर साउथ इंडिया की तरफ आया। समुद्रगुप्त टर्न हिज अटेंशन टू साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की तरफ उसने ध्यान दिया, विच वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस पेटी प्रिंसिपैलिटीज़, जो काफ़ी पेटी प्रिंसिपैलिटीज़ मतलब छोटे काफ़ी अच्छे राज्यों में डिवाइडेड था। राज्य मतलब छोटे छोटे प्रिंसिपैलिटीज़ थी वहाँ भी। देयर वॉज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक मोटिव बिहाइंड हिज साउथर्न कैंपेन। ये तो जाहिर है अगर किसी क्षेत्र को जीता जाता है तो वो केवल अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं जीता जाता है, बल्कि वहाँ से कुछ ना कुछ आर्थिक लाभ की भी उम्मीद होती है, और साउथ इंडिया तो इस मामले में वैसे ही समृद्ध है।
देर वॉज डेफिनेटली एन इकोनॉमिक मोटिव, जाहिर है वहाँ एक इकोनॉमिक मोटिव भी था समुद्रगुप्त का। एट दैट टाइम साउथ इंडिया वॉज इकोनॉमिकली वेरी इंपॉर्टेंट, उस समय साउथ इंडिया इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट था एज इट्स प्रोस्पेरस किंगडम्स, क्योंकि वहाँ के जो किंगडम थे वे बहुत ही प्रोस्पेरस थे, समृद्ध थे, धन संपत्ति से भरपूर थे। एंड डिफरेंट ट्रेड सेंटर्स, और क्योंकि साउथ इंडिया जो है वहाँ बहुत बड़ी कोस्टल लाइन है, तो दूसरे देशों में व्यापार करना, समुद्र के जरिए व्यापार करना, मैरीटाइम ट्रेड करना, इन सब को ध्यान में रखकर, ट्रेड कॉमर्स को ध्यान में रखकर, इकोनॉमिक बेनिफिट को ध्यान में रखकर, अपने ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए मैरीटाइम ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया के साथ भी व्यापार को ध्यान में रखते हुए समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ को जीता, साउथ इंडिया को जीता। उसमें कौन कौन से राज्य आए? महेंद्र ऑफ कोशला, कौशल के महेंद्र, महेंद्रगिरी ऑफ पिस्तापुरा, दमना ऑफ इरांडापल्ला, विष्णुगोपा ऑफ कांची, हस्तिवर्मन ऑफ वेंगी। अब हम देखते हैं कि फॉरेस्ट, फ्रंटियर और ट्राइबल स्टेट्स को उन्होंने किस तरह जीता समुद्रगुप्त ने। हैविंग एक्सटर्मिनेटेड द किंग्स ऑफ आर्यवर्ता फॉर द सेकेंड टाइम, शुरुआत में समुद्रगुप्त ने नॉर्थ इंडिया में 3 राजाओं को हराया, फिर वो साउथ इंडिया की तरफ गया, साउथ इंडिया में क्षेत्रों को जीतकर वो दोबारा नॉर्थ इंडिया की तरफ जाता है, 9 राजाओं को हराता है, और उसके बाद वो अपना ध्यान फॉरेस्ट, फ्रंटियर, ट्राइबल्स इनकी तरफ करता है। समुद्रगुप्त टर्न हिज अटेंशन टू द किंग्स ऑफ फॉरेस्ट किंगडम्स, जिसे अट्टाविका राज्य भी कहते हैं, लोकेटेड प्रेजेंटली एट जबलपुर ऑफ मध्य प्रदेश एंड द दक्कन। और आपको तो पता है कि ट्राइबल स्टेट्स जो है वे पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, थोड़ी थोड़ी जगह पर कहीं ना कहीं वे है। द इलाहाबाद प्रशस्ति गिव्स द डिटेल ऑफ हिज एक्सपेडिशन एंड क्लेम्स दैट द किंग्स ऑफ द फॉरेस्ट किंगडम्स वर relegated to servitude, and at the same time the defeated kings were appointed by the Gupta emperor to look after the administration of their respective territories। समुद्रगुप्त ने यहाँ किस तरह की स्ट्रेटजीज अपनाई थी कि उसने यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन में जो ट्राइबल्स के जो राजा थे उनको जीता जरूर था, लेकिन उन्हें जीत कर दोबारा उन्हीं को उनका राज्य सौंप दिया था, क्योंकि उसे पता था कि वो एक बहुत बड़े विशाल राज्य पर खुद से शासन नहीं कर सकता है, डायरेक्ट रूल नहीं कर सकता है, इसलिए वे उसको सर्विट्यूड करें, मतलब वे उसके प्रति अपना वो प्रकट कर दे कि हाँ, मतलब एक तरह से अपनी रजामंदी दे कि हाँ हम आपको कर देंगे, हम आपको टाइम टू टाइम उपहार देंगे, हम आपके अधीन शासन करने को तैयार है। इस तरह की पॉलिसी उसने अपनाई, और इसीलिए वो उन ट्राइबल्स को डिफीट करता, उनको राजाओं को डिफीट करता, और उसके बाद उन्हीं को उनका शासन सौंप देता था। The defeated kings were appointed by the Gupta emperor to look after the administration of their respective territories। उनके respective territories के administration की देखभाल करने के लिए वो उन्हें ही अपॉइंट कर देता था। With their subjugation, the Gupta empire extended in the south as far as the river Narmada। और इस तरह से उनकी अधीनता के द्वारा, उन ट्राइबल्स की अधीनता के द्वारा समुद्रगुप्त का जो राज्य है न केवल साउथ इंडिया तक, नर्मदा रिवर वैली तक, यहाँ तक फैल गया। इसमें कौन कौन शामिल थे? द मालवाज, द अर्जुनायाज, मद्रास, अभिरास, काकास एंड प्रार्जुनास, ये सभी ट्राइबल स्टेट्स इसमें शामिल थे जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार किया था, या समुद्रगुप्त ने जिन्हें जीता था। अब देखते हैं समुद्रगुप्त रिलेशंस विद फॉरेन पावर्स, कि समुद्रगुप्त के विदेशी पावर्स के साथ, विदेशी एम्पायर्स के साथ किस तरह के रिलेशन थे, क्योंकि भारत में तो उसने काफ़ी बड़े साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया था, कहीं डायरेक्ट कहीं इनडायरेक्ट। जहाँ डायरेक्ट था वहाँ डायरेक्ट रूल समुद्रगुप्त खुद करता था, और जहाँ इनडायरेक्ट था वहाँ अपने प्रतिनिधियों के द्वारा वो शासन करता था, राजाओं को जीत कर, उनके क्षेत्रों को जीत कर उन्हें ही वहाँ अपॉइंट कर देता था, ताकि वे एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल कर सके और उसके प्रति अधीन भी रह सके, सब्जुगेट भी रह सके। तो समुद्रगुप्त रिलेशन विद फॉरेन पावर्स, अकॉर्डिंग टू द इलाहाबाद प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन, ही established diplomatic relations with the foreign kings and enjoyed considerable control over a large number of neighboring states। उसने फॉरेन टेरिटरीज को जीतने के लिए, फॉरेन एम्पायर्स को जीतने के लिए बड़ी कूटनीति का सहारा लिया था, डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए थे उसने विदेशी राजाओं के साथ, और इस तरह से कंसिडरेबल कंट्रोल, मतलब एक अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था उसने नेबरिंग स्टेट्स पर भी, जिसमें दैवपुत्र कुशाना, दशकास, मुरुंडास ये आते हैं,
शकाज मुरुंडास कौन होते? द लॉर्ड और किंग ऑफ द शकाज हु रूल्ड इन लागमान रीजन ऑफ अफगानिस्तान, जो अफगानिस्तान के लागमान रीजन पर कंट्रोल किया करते थे, राज किया करते थे वो। द रूलर ऑफ सिंहाला, और श्रीलंका के साथ भी उसने कूटनीतिक संबंध स्थापित किए थे। श्रीलंका आर रेफर टू इन द इलाहाबाद प्रशस्ति एज पेइंग ट्रिब्यूट टू समुद्रगुप्त, और इलाहाबाद प्रशस्ति में ये स्पष्ट लिखा भी हुआ है कि सिंहाला, जिसे श्रीलंका कहते हैं हम आज के दौर में, वहाँ के जो राजा थे वे समुद्रगुप्त को टाइम टू टाइम ट्रिब्यूट देते थे, भेंट देते थे, उपहार भी भेजते थे। ए चाइनीज सोर्स टेल्स अस दैट किंग मेघवर्ना ऑफ श्रीलंका सेंट हिज प्रेजेंट्स टू द एम्परर। एक चाइनीज सोर्स हमें बताता है कि मेघवर्ना जो श्रीलंका का राजा था, उसने समुद्रगुप्त को उपहार भेजे। सोट हिज परमिशन टू बिल्ड ए मोनेस्ट्री एट गया, और गया में एक मोनेस्ट्री स्थापित करने के लिए समुद्रगुप्त से परमिशन भी मांगी थी। तो इस तरह से उसने आसपास के जो राज्य थे, जैसे अफगानिस्तान का लागमान क्षेत्र हो गया और नीचे की तरफ साउथ में श्रीलंका हो गया, वहाँ पर भी एक कंसिडरेबल कंट्रोल उसने अपना इस्टेब्लिश किया था और डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्थापित किए थे। अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त स्ट्रेटजी कि उसने किस तरह की स्ट्रेटजी को फॉलो किया था इन सब वॉर्स को करने में, इन सब जगह को कंक्वेस्ट करने में, अपने एरिया को बढ़ाने में, अपने एम्पायर का एक्सटेंशन करने में। समुद्रगुप्त वॉज नॉट ओनली मिलिटरीली वेरी स्ट्रॉन्ग, समुद्रगुप्त केवल सैनिक रूप से शक्तिशाली नहीं था, बल्कि ऑल्सो ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट एंड सेंसिबल पर्सन, बल्कि वो एक बहुत ही बुद्धिजीवी था। His pragmatism and statesmanship was largely responsible for the success of his military conquest, both in North and South India. At the time of his conquest, he kept in his mind the geographical location of the territories. एक मिनट। Yes. Geographical location, कि जब वो किसी क्षेत्र को जीतने के बारे में सोचता था तो वो सबसे पहले उस क्षेत्र की ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी भौगोलिक स्थिति परिस्थिति क्या है उसके बारे में देखता था, ताकि उसे पता चले कि किस तरफ से हमला करना आसान होगा, या पहले हमला करना ठीक होगा, या प्रतीक्षा करना ठीक होगा, जाना होगा तो किस क्षेत्र की तरफ से हमें जाना चाहिए। इस सब चीज़ों का वो ध्यान रखता था, ज्योग्राफिकल लोकेशन को ध्यान में रखता था। which helped him to determine his strategy or policy towards the unconquered state, जिसने बिना जीते हुए प्रदेशों की तरफ भी उसकी स्ट्रेटजी को डिफाइन किया। He was prudent enough to realize the fact that it would be well nigh impossible for a northerner like him। उसे बहुत अच्छी तरह पता था कि वो इतना ज्ञानी था, इतना समझदार और इतना विवेकी था कि वो इस बात को भली भांति जानता था कि एक नॉर्थनर के लिए, एक उत्तर भारत के इंसान के लिए, उत्तर भारत के पर्सन के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा कि वो पूरे ही भारत पर, संपूर्ण भारत पर, इंक्लूडिंग साउथ इंडिया जो काफ़ी नीचे तक फैल जाता है, वहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। well nigh impossible for a northerner like him to maintain an effective control over such distant kingdoms of South India from his base at पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से बैठकर, जो उसकी राजधानी थी, कि पाटलिपुत्र में बैठकर मैं पूरे भारत पर, कि जो इतनी दूर दूर तक फैला हुआ है, मैं उस पर डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। इस बात को वो भली बात ही जानता था। ही ऑल्सो गेव एन इम्पोर्टेंस टू द इकोनॉमिक सोलवेंसी। इसकी जो तो हमें क्या पता चला कि ज्योग्राफिकल लोकेशन को भी वो ध्यान में रखता था। इस बात से वो भली भांति परिचित था कि वो डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता है पूरे क्षेत्र पर, और इसके अलावा वो इकोनॉमिक सोलवेंसी की, वो आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखता था कि किस क्षेत्र को जीतना उसके लिए, उसके साम्राज्य के लिए, उसके साम्राज्य के लोगों के लिए, अखंड भारत के लिए फ़ायदेमंद होगा, और किस क्षेत्र को छोड़ना उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। The Allahabad pillar inscriptions distinguish his southern campaign from the north and mentions that इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो उसके कोर्ट पोइट हरिशेन ने लिखी थी, वो भी उसके नॉर्दर्न कैंपेन को और साउथर्न कैंपेन को अलग अलग डिवाइड करता है, क्योंकि एक नॉर्थनर के लिए नॉर्थ में कंट्रोल करना कंपैरेटिवली काफ़ी ईजी है, बजाय इसके कि वो साउथ में कंट्रोल करे। इसलिए दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज अपनाई गई होंगी, अलग अलग तरीक़ों को अपनाया गया होगा,
और जीतने के बाद भी अलग अलग विधि के द्वारा वहाँ पर शासन किया गया होगा। जैसे नॉर्थ में डायरेक्ट कंट्रोल को तवज्जो दी गई होगी और साउथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल को। The Allahabad pillar inscription distinguishes his southern campaign from the north and mentions that Samudragupta overwhelmed and captured the South Indian kings, but graciously liberated and reinstated them in their respective dominions in lieu of their offer of allegiance to him. इसमें यही बात लिखी हुई है इस पैरा में कि नॉर्थ एरिया पर, नॉर्थ किंगडम्स पर उनको जीत कर वो डायरेक्ट कंट्रोल एस्टेब्लिश करता है, और साउथ में जब वो जीतता है तो उसे पता है क्योंकि वो वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता, इसलिए जिन राजाओं को हरा कर वो उन क्षेत्रों को जीतता है, जीतने के बाद उन्हीं राजाओं को वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर देता है ताकि वे उस राज्य के शासन प्रशासन की देखभाल कर सके, टाइम टू टाइम उसे कर दे सके, उपहार दे सके और उसकी अधीनता को भी स्वीकार कर सके। At the same time, it was expected that being subordinate, they would not pose any threat, create disturbances or raise any revolt against the Gupta king or his empire in near future. तो इस तरह से वो क्या करता था, एक बड़े ही एम्पायर पर अपना कंट्रोल भी कर लेता था, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, और इकोनॉमिक सोल्वेंसी भी हो जाती थी, इससे आर्थिक मदद भी हो जाती थी, और इस बात का भी खतरा टल जाता था कि कोई भविष्य में उसके खिलाफ विद्रोह करेगा या वे राज्य, वे दक्षिण भारतीय राज्य जिसको उन्होंने जीता है, वे उसके खिलाफ कोई खतरा पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि वे पहले ही उसकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। According to the great historian H.C. Ray Chaudhary, in the north he played the part of a Digvijay of the early Magadha type. H.C. Ray Chaudhary जो बहुत बड़े हिस्टोरियन हुए हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि नॉर्थ इंडिया में उसने, समुद्रगुप्त ने एक दिग्विजय का रोल प्ले किया कि डायरेक्ट वहाँ पर हमला करना, वहाँ पर डायरेक्ट रूल करना, वहाँ के राजाओं को हराना और उसे अपने अधीन कर लेना। बट इन द साउथ ही फॉलोड द एपिक एंड कौटिल्य आइडियल ऑफ धर्म विजयी। लेकिन साउथ में वो धर्म विजय की नीति अपनाता है कि किस तरह से मैं आपको जीत भी लूँगा और आप ही का साम्राज्य दे भी दूंगा ताकि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर सकें। He defeated the kings but did not annex their territory. साउथ में उसने राजाओं को हराया जरूर, लेकिन उनकी टेरिटरीज को एनेक्स नहीं किया, क्योंकि उसने वहीं के राजाओं को उन्हीं का शासन दोबारा सौंप दिया था एडमिनिस्ट्रेशन की देखभाल करने के लिए। तो कंक्लूजन में हम यही लिखेंगे, thus it can be concluded that Samudragupta was very much satisfied with direct rule over a consolidated dominion in the northern India. तो इससे हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त कितना कौटिल्यन नीति को यूज़ करता था कि वो एक कंसोलिडेटेड टेरिटरी को, जिसको वो बांध के रख सकता है, उस पर तो वो डायरेक्ट कंट्रोल के हक में था, और जिसको उसे पता है कि इतनी दूर तक मैं डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उस पे वो इनडायरेक्ट कंट्रोल से संतुष्ट हो जाता है। उन राजाओं को अपने अधीन करके, अपनी अधीनता स्वीकार करवा के वहाँ तक भी संतुष्टि कर लेता है। He was very much happy with an acknowledgement of supremacy, कि वे मेरी सुप्रीमेसी, वे मेरी अधीनता स्वीकार कर ले, मैं उसमें भी खुश हूँ। The policy which enabled him to create a vast empire and to give it solidarity, यही पॉलिसी उसकी कि नॉर्थ में डायरेक्ट कंट्रोल और साउथ में इनडायरेक्ट कंट्रोल, यही पॉलिसी के द्वारा वो एक इतने वास्ट एम्पायर को एस्टेब्लिश कर पाता है। समुद्रगुप्ता एम्पायर एक्सटेंडेड फ्रॉम द हिमालयाज इन द नॉर्थ टू रिवर नर्मदा इन द साउथ। इस तरह से समुद्रगुप्त का जो एम्पायर था वो उत्तर में हिमालय से लेके नीचे साउथ में नर्मदा नदी तक, और पूर्व में ब्रह्मपुत्र से लेके ब्रह्मपुत्र ईस्ट टू चंबल इन द वेस्ट, और वेस्ट में पश्चिम में चंबल तक फैला हुआ था। इट इज़ टू बी मैंशनड हियर दैट ही पर्सनली टुक पार्ट इन द बैटल्स। आपको बता दें कि वो खुद युद्ध में भाग लिया करता था स्वयं, एंड वोन दोज बैटल्स ऑफन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, और फ्रंट से लीड किया करता था और जीता भी करता था। समग्रमेशु सवभुजः विजिता, ये उपाधियां उसने खुद ली हैं। अकॉर्डिंग टू हिज कोर्ट पोइट हरिशेन, समुद्रगुप्त वॉज ए फियरलेस फाइटर, वो एक निर्भीक फाइटर था। ए हीरो ऑफ 100 बैटल्स, विभिन्न युद्धों को जीतने वाला हीरो था। He was undoubtedly very successful in building up a vast empire
इसमें कोई शक नहीं है कि उसने एक बहुत ही वास्ट एम्पायर क्रिएट किया था, एस्टेब्लिश किया था, एंड सेलिब्रेटेड हिज कनकेस्ट बाय परफॉर्मिंग ए हॉर्स सेक्रीफाइस, जिसे अश्वमेधा यज्ञ कहते हैं। और अश्वमेधा यज्ञ वो राजा करता था जो बहुत बड़े वास्ट एम्पायर को जीत चुका है, बहुत से किंग्स को हरा चुका है और उन्हें अपने अधीन कर चुका है। और अश्वमेधा जो यज्ञ होता था ये इस बात की प्रतिपुष्टि करता था कि अब इस राजा के आगे कोई नहीं है, कोई नहीं टिक सकता। सो ये हमारी वीडियो थी। आप अगर चाहते हैं कि मैं इसी तरह की और भी वीडियोस बनाऊं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एग्ज़ाम रिव्यू फॉर यू।